अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा आप कह लें इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में कोई 5-6 दफा ये रिपीट हो चुका है। कौन सा टॉपिक है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ के साथ रिलेशन एंड इंपल्स, और आज बच्चों हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, इससे जस्ट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो सब्सक्राइब कर लें। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटे पहले डेफिनेशन पढ़ लें। टोटल लीनियर मोमेंटम जो हम पढ़ रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा है m क्रॉस v या mv, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल का मतलब जो जितना भी है, पहले वाला बाद वाला, ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो बेटे हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे एक नया लफ्ज आपके सामने आया है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? आपको याद हो कोरोना आया था, तो जिस बंदे को कोरोना होता था तो कहते जी वो आइसोलेशन सेल में चला गया है या उसको आइसोलेट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके साथ ताल्लुक ना बनाए या उसके ऊपर एक्सर्ट ना हो। अब वो जो कोरोना पेशेंट होता था वो ना तो बाहर वाला कोई बंदा उससे को मिल सकता था, ना वो बाहर जा सकता था जब तक ठीक नहीं होता था। तो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम भी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सपोज दैट आपके पास जहां मैंने लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज इन ए कंटेनर। सपोज दैट बेटे यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हों, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी ओवरऑल इनकी वेलोसिटी तो होंगी, लेकिन एक ओवरऑल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा? इसका कांस्टेंट रहेगा। हमने इस लॉ को समझने के लिए इसी तरह का सिस्टम जो है वो कंसीडर करना है या सपोज करना है। और बेटा ये सपोजिशन ही है। आइडियली अगर हम वैसे जनरल बात करें फिजिकली तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम 100% एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, बाकी तमाम फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है। अब बच्चों हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। उसके लिए आप कंसीडर कर लें दो मैसेस का आइसोलेटेड सिस्टम। ये दो मैस हैं आपके पास। सपोज दैट एक मैस आपके पास है ये वाला m1 और ये वाला मैस है m2। दो मैसेज का आइसोलेटेड सिस्टम है, स्मूथ हार्ड नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं। ठीक हो गया। अब दे आर मूविंग इन वेलोसिटीज v1 एंड v2। m1 जो है आपके पास बच्चों वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये बेटे आप कह सकते हैं मामलात हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जनरल आपके पास ये दो बॉडीज मूव कर रही हैं। आप ऐसे समझे दो गाड़ियां हैं, दो कार हैं, एक कार आगे जा रही है, उसके पीछे एक और कार आ रही है। आगे वाली जो जा रही है उसकी वेलोसिटी कह ले v2 है, जो पीछे से आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है। अब बेटे आप अगर नोटिस करें तो मैंने ये जो v1 वाला वेक्टर है ना, ये थोड़ा लेंथी बनाया है, इसकी लेंथ ज्यादा है, v2 की कम है। इसका मतलब क्या है कि v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है। यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं आप कि आपके पास v1 ग्रेटर देन है v2 के। ये आपने कंसीडर करना है। ग्रेटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए कोलिजन, हमें इनका चाहिए टकराव। ये जब टकराएंगे तभी तो हम मोमेंटम को स्टडी करेंगे। अब इसका बेटे अपना जाती मोमेंटम है m1 v1, अगर आप निकालेंगे इसका अपना होगा m2 v2, लेकिन v1 ज्यादा है तो ये बेटे m1 इसको क्या करेगा? अप्रोच। जैसे आगे गाड़ी जा रही है और पीछे से एक और गाड़ी आए तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसमें क्या कर जाएगी? कोलाइड कर जाएगी, गाड़ी को तोड़ देगी या उसमें टकरा जाएगी। तो यहां पे बेटे होगी कोलिजन। क्या होगी बच्चों? एट कोलिजन वाला मामला हो गया। यहां पे कोलिजन अक्सर होगी दोनों मैसेज में।
दैट वन m1 एंड दूसरा क्या था m2। अब टकराने के बाद बच्चों देखते हैं कि इनके साथ सलूक क्या होता है, इनकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। ये है m1 और दूसरा क्या है m2, और हमने लिखा है आफ्टर बोथ वर कोलाइड आफ्टर देयर कोलिजन आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों v1 डैश मैंने ऊपर लगा दिया है, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। ये आपने जस्ट फर्क करने के लिए, ये टकराने से पहले है और ये टकराने के बाद है, यहां पे मेंशन कर लें कि ये सूरत-ए-हाल कब है, आफ्टर कोलिजन। ओके बच्चों, तो ये थी कंसीडरेशन हमारी कि दो नॉन रोटेटिंग स्मूथ हार्ड बॉल्स हैं, दे आर मूविंग वेलोसिटी v1 and v2 and at a time they collide with each other after collision m1 की वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश v1 प्राइम, या m2 की हो जाएगी v2 प्राइम या डैश या बार, आप कुछ भी ये डैश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटे हमने करनी है डेरिवेशन, हमने इसका फाइनल फार्मूला निकालना है और ये प्रूव करना है वाकई मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए बेटे पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन आप निकाल लें। तो जो मास m1 है, इसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम बच्चों क्या होगा m1 v1, और मोमेंटम ऑफ मास m2 का क्या हो जाएगा m2 v2। ये तो बेटे दोनों मासेस का मोमेंटम हो गया कोलिजन से पहले। अब हम देखेंगे इनका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हेडिंग दे जी मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। लें जी, तो दोनों मैसेज हैं बेटे, टकराए हैं, टकराने के बाद आप पहले क्या लिखेंगे जी, मोमेंटम ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन के बाद। बेटे इसका मास क्या है m1 और वेलोसिटी क्या है v1 प्राइम या डैश, तो इसका मोमेंटम बेटे हो जाएगा m1 v1 डैश। ओके, अब बेटे दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे मोमेंटम ऑफ मास m2। ये भी बेटे क्या है आफ्टर कोलिजन, तो इसका मास क्या है m2 और वेलोसिटी बेटे क्या है v2 डैश। तो ये आपके पास आ गया इन दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब बेटे हमने इनका नेक्स्ट, अब दो वैल्यूज आ गई, m1 p1 आ गया, आप कह लेंगे p2 आ गया, या इनिशियल मोमेंटम आ गया और फाइनल मोमेंटम आ गया। तो नेक्स्ट बेटे हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1। बेटे मास m1 का चेंज इन मोमेंटम हम निकालना चाह रहे हैं। तो m1 का फाइनल क्या है बच्चों वाला, m1 v1 डैश, और इनिशियल क्या है m1 v1। आप जानते हैं ना, आपने चेंज निकालना तो आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इसका टकराने के बाद क्या है m1 v1 प्राइम है, टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या है m1 v1 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब बेटे आपके पास नेक्स्ट हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, चेंज इन मोमेंटम इसका जी ऑफ m2। बेटे इसका जरा जवाब देख लें, ऑफ m2। बेटे ये क्या आएगा, फाइनल इसका क्या है भला m2 v2 प्राइम माइनस इनिशियल इसका बेटे क्या है m1 v1। ये बेटे आपके पास, आप ऐसा कह लें, इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये दोनों आपने चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन निकाली। अब बेटे ना एक कांसेप्ट मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर में। आप जानते हैं कि जो इंपल्स होती है, ये मैं बाद में रेज कर दूंगा, जो इंपल्स होती है ये होती है F क्रॉस T, इसको आप चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी ले सकते हैं। तो ये बेटे जो ये भी तो चेंज इन मोमेंटम है, ये भी क्या है चेंज इन मोमेंटम है, ये भी क्या है चेंज इन मोमेंटम है। तो हम इसको इंपल्स के इक्वल लिख सकते हैं F क्रॉस T, इसको भी क्या लिख सकते हैं F क्रॉस T। तो बेटे बात समझ आई आपको, ये जो चेंज इन मोमेंटम है हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स भी लिख सकते हैं।
F क्रॉस T और इसको भी क्या लिख दिया F क्रॉस T। अब बेटे ये फोर्सेस में हमने फर्क डालना है। एक फोर्स है जो M1 M2 के ऊपर लगा रहा है, एक फोर्स कौन सी है जो M1 M2 के, और जब M1 M2 से टकराएगा तो M2 भी तो M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। देखिए ये मैस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद M2 ने किसके ऊपर लगाई M1 के ऊपर। तो हम दोनों की फोर्स में थोड़ा फर्क कर लेते हैं। एक को आप F ये पहले वाले की कह ले F और दूसरे को F क्या कह ले डैश कह रहे हैं। तो बेटे होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि दोनों फोर्स लगा रहे हैं और दोनों एक आगे लगा रहा है तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फर्क के लिए मैंने F डैश लगा दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें जरा। अब बेटे आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है ऐड, क्या करना है जी ऐड, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखें जी लेट्स सी क्या होता है। आपके पास बेटे 1 क्या है F क्रॉस T प्लस F डैश क्रॉस T, क्या है वाला पहले M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस क्या आएगा बच्चों M2 V2 डैश माइनस सॉरी ये आएगा M2 V2। ओके बच्चों, जस्ट हमने क्या किया है दोनों को ऐड कर दिया है। अब बेटे ना एक चीज है, तो मैं इस पूरे से आप या ऐसे कह लें अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हेडिंग एक दें, एक पॉइंट लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटे आप जानते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। M1 M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बेशक लग रही, लेकिन M2 भी M1 के ऊपर लगा रहा है। M1 अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो M2 भी लगा रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बेटे ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे ये पॉइंट मेंशन बच्चों कर रहा हूं कि ये F1 F जो है ये बराबर है F डैश के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहां पे क्या लगा देता हूं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ये दोनों बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इस फार्मूले को ऊपर वाले को दोबारा लिखिए F क्रॉस T। बेटे ये माइनस हो जाएगी F, तो मैं ये माइनस F यहाँ माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसको भी F क्रॉस T आप लिख सकते हैं। बाकी फार्मूला सेम एज इट इज M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। ओके, अब बेटे एक पॉजिटिव फैक्टर है दूसरा नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा कैंसिल आउट। तो ये बेटे जवाब आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2। लेकिन बेटे ये अब आपके पास रिलेशन आ गया। अब आपने करना क्या है, जस्ट नेगेटिव वालों को उठा के इधर ले हैं। नेगेटिव कौन M1 V1 है और M2 V2 है, इनको उठा के दूसरी साइड पे ले हैं। नाउ M1 V1 जमा M2 V2 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। सो बेटे ये वाला जो मोमेंटम है M1 V1 ये किसका था, मैस M1 का बिफोर कोलिजन, M2 V2 किसका है M2 का बिफोर कोलिजन। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला क्या है मोमेंटम है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और बेटे ये वाला जो मोमेंटम है M1 V1 प्राइम है M1 का आफ्टर कोलिजन, और ये M2 V2 प्राइम है M2 का आफ्टर कोलिजन। तो आप इसको कह सकते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बच्चों जरा यहां पे नोट फरमाएं, ये दोनों मोमेंटम आपस में बराबर नहीं आ गए जी सर, बिल्कुल बराबर आ गए। तो आपने यहां पे क्या लिखा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले कोलिजन से पहले हो भले कोलिजन के बाद हो, मोमेंटम इन दोनों का क्या आया है आप देखें बराबर। कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम और कोलिजन के बाद भी इनका मोमेंटम बच्चों क्या आया है, सेम आया है। अब ये बहुत आप कह लें इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ये आपका जो गन और बुलेट वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या आप जो राइफल चलाते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के तहत काम करती है। आपका रॉकेट जो है वो भी इसी प्रिंसिपल के तहत काम, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बेटे इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये 5 नंबर का लॉन्ग आना है बोर्ड में, ठीक है जी। और इसको यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इलास्टिकली इन वन डायमेंशन में। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।